नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एचटेट लेवल 3 लेक्चर का 2019 का पेपर। 15 नंबर की हिंदी में करा चुकी हूँ इसकी। आज हम 60 नंबर की हिंदी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम कर रहे हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स 2018 से लेके 2023 तक के टीजीटी के पेपर में करा चुकी हूँ हिंदी सेक्शन, और अभी हम हैं पीजीटी पर। और पीजीटी का 2018 का मैं करा चुकी हूँ। 2019 का भी 15 नंबर की हिंदी, सामान्य हिंदी जो आती है, चाहे आप किसी भी विषय का पेपर दे रहे हैं, 15 नंबर की हिंदी तो आपके एग्ज़ाम में आती है, वो भी मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल बटन ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? और हमें विकल्प दिए गए हैं 1896 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1898 ईस्वी या फिर 1899 ईस्वी। तो देखिए, इसमें नागरी प्रचारिणी पत्रिका के विषय में पूछा है, तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1896 ईस्वी। प्रश्न संख्या 92 देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति विषयक उक्त पद किसका है? भिकारीदास, चिंतामणि, देव कवि या रसलीन। तो अभिधा उत्तम काव्य है, ये किसने कहा है? ये कहा है देव कवि ने। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए, आकाश में ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है, वाक्य में कौन से क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है? विकल्प है हमारे पूर्ण सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो आकाश में ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है, खुद ही टिमटिमा रहा है ना, तो इसलिए ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 देखिए, 10 करोड़ की लागत से बना महाविद्यालय उजड़ गया है, रेखांकित वाक्यांश किस विशेष का उदाहरण है? तो 10 करोड़ की लागत वाला, और हमें बताना है विशेषण का कौन सा रूप इसमें प्रयोग किया गया है। विकल्प दिए गए हैं हमें पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, समुदाय बोधक या फिर क्रमवाचक बोधक। तो देखिए, क्रमवाचक होता है पहला, दूसरा, तीसरा। समुदायवाचक, समुदाय होता है मतलब कितने भी हो सकते हैं। अपूर्णांक बोधक, जिसमें हमें ज्ञान न हो, अपूर्ण हो, लेकिन इसमें क्या है 10 करोड़, तो ये पूर्णांक बोधक है। पहला ही विकल्प हमारा ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। सरसों, भाद्रपद, मधुशाला, महती। तो जब हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को छांटते हैं, तो यदि हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर ले तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें देखिए, जो भाद्रपद है वह पुल्लिंग है, तो दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 देखिए, निम्नलिखित में से किस अलंकार का उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नहीं हुआ है? उपमा, यमक, दीपक या अतिशयोक्ति। तो भरत मुनि, जैसा कि आपको पता है, दूसरी शताब्दी के अलंकारवादी, इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक काव्य लिखा है, जिसमें इन्होंने अलंकारों की व्याख्या की है। ठीक है, इन्होंने 4 अलंकारों की व्याख्या की है, जिसमें उपमा, यमक, दीपक भी आते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार की व्याख्या इन्होंने नहीं की है, उसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, तथागति शब्द से में समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु, बहुव्रीहि। तो तथा गति, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अव्ययीभाव समास है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित कहानी आंदोलनों और उनके प्रवर्तकों को सुमेलित कीजिए। और ये दिए गए हैं हमें सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी और ए कहानी। और दूसरी सूची में हमें दिए गए हैं राकेश वत्स, अमृत राय, कमलेश्वर और अमृत राय। ठीक है, अब हम कूट देख लेते हैं। अगर हम कूट की बात करें तो देखिए, ये हमें कूट दिए गए हैं, तो जब हम इन्हें मिलाते हैं
तो इसमें से कौन सा विकल्प सही निकलता है? तो देखिए, सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय। तो ए का 2 या 4, 2 या 4 की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे और चौथे विकल्प में जो है 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। सक्रिय कहानी, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स, तो बी का 1 ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा है समानांतर कहानी, समानांतर कहानी के कौन है? कमलेश्वर हैं। तो समानांतर कहानी 3, लेकिन इसमें जो है ए कहानी है उसके आंदोलनकार नहीं दिए गए हैं। ए कहानी के इसमें नहीं दिए गए हैं प्रवर्तक, क्योंकि ए कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर गंगा विमल प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर गंगा विमल प्रसाद है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए प्रश्न संख्या 96 का कोई भी आंसर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 98 का। ठीक है, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन सेकंड है उसमें 3 विकल्प सही है, तो आप सेकंड को लगा के आ सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। कालिदास ने मेघदूत लिखा था। उक्त वाक्य में काल के किस रूप का प्रयोग हुआ है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए, कालिदास ने मेघदूत लिखा था, तो ये किसका उदाहरण है? ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। यदि आपने काल किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं किए तो आप भाषा अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे व्याकरण का एक एक टॉपिक ट्रिक के साथ आपको समझाया जाएगा। प्रश्न संख्या 100 देखिए, बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। उक्त वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर मिश्र वाच्य। तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 देखिए, निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक अस्त्र है, वह पाँव से जूता निकाल रहा है, हिंदी की भाषा देवनागरी है, शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है। तो देखिए, इसमें हमें शुद्ध वाक्य का पता करना है, तो शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है, यह बिल्कुल सही है। हिंदी की भाषा देवनागरी नहीं है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, वह पाँव से जूता निकाल रहा है, ये पाँव से ज़रूरी नहीं था, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वह जूता निकाल रहा है। और बंदूक एक अस्त्र नहीं है बल्कि एक शस्त्र है, तो विकल्प 4 ही जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 देखिए, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रज्ञानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। उक्त कथन किस आलोचक का है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा ये किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 देखिए, जहाँ कार्य और कारण के बीच संगति का अभाव हो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा? 1 विरोधाभास, 2 दीपक, 3 असंगति, 4 विभावना। कार्य और कारण के बीच संगति का अभाव, जहाँ पर अभाव होता है वहाँ कौन सा होता है? असंगति अलंकार माना जाता है, तो विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 देखिए, आदिवासी विकास से विस्थापन किसकी रचना है? अनुज लुगुन, रमणिका गुप्ता, हरिराम मीना, लक्ष्मण गायकवाड़। तो आदिवासी जो रचना है वो किसकी है? रमणिका गुप्ता की है, तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 देखिए, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तत्व, तत्वाधान, पश्चाताप या फिर उत्पत्त। तो 105 में देखिए, जो पश्चाताप है वो सही लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत है।
प्रश्न संख्या 106, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? 1 प्रगतिवाद, 2 नई कविता, 3 हालावाद या फिर छायावाद। तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की जो है छायावादी काव्यधारा पर दिखाई देता है। तो विकल्प 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द यन स्वर संधि से निर्मित नहीं है? और हमारे विकल्प हैं जात्याभिमान, अभ्यागत, व्याघात या फिर प्रौद्योगिकी। तो यन स्वर संधि से जो निर्मित नहीं है हमें वो बताना है। तो प्रौद्योगिकी जो है वो यन स्वर संधि से निर्मित नहीं है। तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखिए, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, गोपाल राय। तो देखिए किसने माना है? गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी को प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 देखिए, स्वदेश दीपक की रचना है कबीरा खड़ा बाजार में, मैंने मांडू नहीं देखा, बकरी या आर्षवचन। तो स्वदेश दीपक जी की रचना कौन सी है? मैंने मांडू नहीं देखा। दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110, काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारण प्रच्यते अलंकार संबंधी उक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? भामह, दंडी, आनंदवर्धन या फिर राजशेखर। काव्य शोभा आक्रान किसने दी है? तो ये दंडी की परिभाषा है। तो दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है, जीवनी गांधी जी कौन है के लेखक हैं? राहुल साकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर, रामनरेश त्रिपाठी या फिर राधा कृष्ण दास। तो देखिए इसमें जीवनी गांधी जी कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। तो विकल्प 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह। तो कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है, ये पंक्ति किसकी है? अज्ञे जी की है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 देखिए, निम्न में से गोकुलनाथ की रचना है काव्य अलंकार, पौमचर्यू, 84 वैष्णवों की वार्ता या फिर काव्य निर्णय। तो जी देखिए गोकुलनाथ जी ने जो रचना की है कौन सी की है? 84 वैष्णवों की वार्ता। तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 देखिए, तुरिया और तुरिया के लिए सटीक शब्द युगम है। पहला है एक छंद बांसुरी, शीघ्र तरकश, तुरही सूरज और एक औजार ब्रह्मलीन होने की स्थिति। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो शब्द युगम है वो सटीक है यानी कि सही है। तो देखिए इसमें जो तुरिया का अर्थ होता है वो होता है एक औजार और तुरिया के जो अर्थ है वो होता है ब्रह्मलीन होने की स्थिति। तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। परिषद, तदधीन, तदंतर, तदाकार। तो इसमें से हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो देखिए तदधीन जो लिखा हुआ है वह अशुद्ध शब्द है। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, असंगत विकल्प को विलग कीजिए। विलग का मतलब है अलग कीजिए। और हमारे विकल्प हैं रावरे रूप की रीति, अनूप नयो नयो लागत, जो जो निहारिये, घनानंद ने लिखी है। लोगन कवित करीबो खेली, करी जानो है, ये बोधा जी ने लिखा है। नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अवकान कहानी सुनियो करे,
आलम, भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नहीं वृंद। तो हमें बताना है कि असंगत विकल्प इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो दूसरा विकल्प है वो असंगत है, क्योंकि ये बोधा जी की पंक्तियां नहीं है। प्रश्न संख्या 117 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द टंक के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। और हमारे विकल्प हैं नाविक, अहंकार, सिक्का, कुल्हाड़ा। टंक के लिए, या फिर आप कह लीजिए जो टंक का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जो नाविक है उसके लिए टंक का प्रयोग नहीं होता। अहंकार, सिक्का, कुल्हाड़ा इनके लिए टंक का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 देखिए, देने की इच्छा वाक्यांश के सार्थक शब्द है। तो देने की इच्छा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमें बताना है। और हमारे विकल्प हैं द्वीप, द्वीपायन, दिलसा या फिर दुर्दम्य। तो देखिए इसमें कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। अगर ये दिलसा की जगह दित्सा होता, दिलसा की जगह क्या होता, दित्सा होता, तो ये विकल्प हमारा ठीक हो जाता। लेकिन इसमें कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि देने की इच्छा दित्सा होता है। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न संख्या 119, मेहनत करोगे तो सफलता व यश प्राप्त होगा। उक्त वाक्य है विस्मयादिबोधक, संदेह सूचक, संकेतार्थक या फिर विधानार्थक। तो मेहनत करोगे तो सफलता व यश प्राप्त होगा, ये कैसा है, संकेतार्थक वाक्य है। तो विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 देखिए, वर्जन का विलोम है अचर, अर्चन, अर्जन या फिर अदे। तो वर्जन का विलोम अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्जन हो जाएगा। वर्जन का विलोम अर्जन, तो विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121, कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने किस काव्य संग्रह में संकलित है। विकल्प है हमारे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, इन दिनों। तो देखिए ये कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों में संकलित है। तो विकल्प 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, भक्तिन पाठ किस विधा की रचना है। कहानी, यात्रावृत्त, संस्मरणात्मक रेखा चित्र या फिर उपन्यास अंश। तो देखिए अगर हम भक्तिन की बात करें तो यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो तीसरा विकल्प हमारा ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123, मध्यकाल के किस रचना काल को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और हमारे विकल्प हैं नरहरियानंद, नाभादास, अग्रदास, बेनी, माधव दास। तो मध्यकाल के जिस रचना काल को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है उसका ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो ये सभी गलत है, क्योंकि तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुलसीदास को, और उसका विकल्प इसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कलिकाल का वाल्मीकि कौन है, तुलसीदास जी हैं। प्रश्न संख्या 124 देखिए, काया तरुवर पंचविडाल चंचल चीर पैठो काल। उक्त पंक्तियाँ सिद्ध साहित्य के किस प्रसिद्ध कवि की हैं। और हमारे विकल्प हैं शबरप्पा, कन्हप्पा, डोंबियप्पा या फिर लुईयप्पा। तो काया तरुवर पंचविडाल किसकी पंक्ति हैं, तो ये पंक्ति हैं लुईयप्पा की। तो चौथा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125, शिव शंभू का चिट्ठा जिसमें तदयुगीन अंग्रेजी सरकार पर व्यंग साधा गया है के रचयिता कौन है। और हमारे विकल्प हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, माधवदास मिश्र। तो देखिए शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखी है, बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 देखिए, मुमानियत शब्द का अर्थ क्या है। तिरस्कार, निंदा, जानकारी, ज्ञान, रोक, मनाही या फिर अहित। तो मुमानियत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, रोक, मनाही। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 देखिए, राष्ट्रस्य चक्षुष इतिहास समेतत
साहित्य के लिए इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस प्रकार कहाँ मिलता है? विकल्प है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो सबसे पहले जो इतिहास शब्द का वर्णन है वो हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 देखिए, गोरखनाथी मुख्यतः कितनी शाखाओं में विभक्त हैं? और हमारे विकल्प हैं 1, 10, 12, 14 या फिर 15। तो देखिए कितने में ये विभाजित हैं। तो गोरखनाथी 12 शाखाओं में विभक्त थे। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 देखिए, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में असंगत कथन है। 1, दक्षिण भारत में भक्ति तत्व के प्रसारणकर्ता आलावर व नैनार संत थे। दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों के आलावर कहा जाता है। शैव धर्म के संत नैनार कहलाते हैं और आलावर भक्तों की संख्या में 14 थे तथा इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन था। तो हमें बताना है इसमें असंगत विकल्प कौन सा है। तो देखिए आलावर भक्तों की जो संख्या थी, आप सभी को पता होगा कि आलावर भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी, 14 नहीं थी। तो यही विकल्प जो है हमारा असंगत है। चौथा विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 देखिए, निराला कृत अट नहीं रही है कविता का केंद्रीय भाव क्या है? 1, जीवन की समग्रता, 2, क्रांति चेतना, 3, फागुन की मादकता या फिर 4, आत्म कथ्य। तो हट नहीं रही है या अट नहीं रही है, इसमें जो है फागुन की मादकता के विषय में बात हो रही है। केंद्रीय भाव क्या है? फागुन की मादकता है। तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 131, पुल पर पानी, ऋतुराज, आएंगे अच्छे दिन भी, स्वयं प्रकाश, जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी, सोया हुआ जल, रामदरस मिश्र। तो देखिए 131 का सोया हुआ जल रामदरस मिश्र जी की रचना नहीं है। तो यही असंगत विकल्प हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 132 पर। प्रश्न संख्या 132 देखिए, काले मेघा पानी दे संस्मरण में चित्रण किया गया है उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद का, शहरीकरण और बढ़ती स्वार्थपरता का, अतीत के स्वर्णिम इतिहास का या फिर लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के सुंदर द्वंद्व का। तो देखिए काले मेघा पानी दे में किसका वर्णन किया गया है? तो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के सुंदर द्वंद्व का वर्णन किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 133, हिंदी भाषा व साहित्य इतिहास के लिए किए गए माफ़ कीजिएगा के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? पहला है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा में 11 जिल्दों में प्रकाशित हुआ। दूसरा है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ 14 अध्यायों में विभाजित है। तीसरा, ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे। और चौथा, 16वीं-17वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। ग्रियर्सन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो असंगत है। तो 133 का जो है दूसरा ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ 14 अध्यायों में विभाजित है, यह है बिल्कुल ही असंगत है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 देखिए, सुमेलित कीजिए। तो पहला है हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प वर्मा चेतना का रक्त पलवित स्तर। बी है उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। स कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। और अंतिम है जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। और रचनाकार हमें दिए गए हैं आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, गजानन माधव, मुक्तिबोध। ठीक है। तो अगर हम इनका मिलान करें तो देखिए सबसे पहले ए का
हमारी हार का बदला, तो ये किसकी है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। दूसरा है उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो ये किसने लिखी है? रघुवीर सहाय ने। ठीक है। और तीसरा है कविता एक खिलना है। कविता एक खिलना है किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने। और अंतिम बचता है आलोक धनवा। ठीक है, तो DCBA, तो इसमें तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 देखिए, नमक शीर्षक कहानी का कथानक किस समस्या पर आधारित है? आदिवासी जीवन की समस्याओं पर, किसान जीवन के संघर्ष पर, किसान जीवन के संघर्ष पर, ग्रामोत्थान पर, भारत पाक विभाजन एवं पुनर्वास की समस्या पर। तो नमक जो लिखा गया है वो भारत पाक विभाजन व पुनर्वास की समस्या पर आधारित कथानक पर लिखा गया है। ठीक है, तो चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 देखिए, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सहस्वर होने चाहिए जो बोलते हों, सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। उक्त पंक्तियाँ किस छायावादी ग्रंथ की भूमिका से ली गई है? वीणा से, पल्लव से, लोकायतन से या फिर स्वर्ण किरण से? तो देखिए, कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता होती है, ये कहाँ से ली गई है? पल्लव से लिया गया है, तो दूसरा विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो पहले दिया है ड्योढ़ी पर आलाप, उसके बाद भिक्षु के पत्र, पिंजरे की उड़ान, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, और रचनाकार है यशपाल, नागार्जुन, भदंत आनंद कौशलायन और यतीन्द्र मिश्र। तो सबसे पहले देखते हैं ड्योढ़ी पर आलाप। ड्योढ़ी पर आलाप किसकी है? तो ड्योढ़ी पर आलाप है यतीन्द्र मिश्र की। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, भिक्षु के पत्र। भिक्षु के पत्र किसने लिखा है? तो भदंत ने लिखा है। ठीक है, भदंत आनंद कौशलायन ने। पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान किसने लिखा है? तो ये लिखा है यशपाल जी ने। और अंतिम, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है नागार्जुन ने। तो हमारा विकल्प क्या बन जाएगा? हमारे विकल्प बनेंगे DCAB। ठीक है, तो देखिए इसमें तीसरे विकल्प में DCAB आ रहा है, तो हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 देखिए, करबला, संग्राम तथा प्रेम की देवी नाटकों के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जगदीश चंद्र माथुर। देखिए इसमें अगर आपको एक भी कविता, एक भी रचना या नाटक का नाम पता होता है तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है आराम से सोल्व हो जाता है। तो अगर आपको पीछे वाले नहीं पता तो करबला काफ़ी फेमस है, किसकी? प्रेमचंद जी की रचना है। तो 138 का विकल्प 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 देखिए, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। उक्त कथन किस शिक्षाविद, समाजशास्त्री तथा विधिवेता का है? तो पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मदर टेरेसा। तो ये किसने कहा है? ये कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 और इसमें हमारे विकल्प हैं सरदार पूरन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्लिया विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए पद्म पराग और पद्म मंजरी निबंध संकलनों के जो रचयिता हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन यह विकल्प हमारे प्रश्न में नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 141 देखिए, जैन आचार्यों ने आर्ची अथवा आदिभाषी भाषा किसे कहा माना है? शौरसैनी, मागधी,
अर्धमागधी या फिर महाराष्ट्री। तो उन्होंने देखिए अर्धमागधी को जो है आदि भाषा माना है। तो विकल्प 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 देखिए, जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचनाकार द्वारा रचित हैं? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो 142 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, सौरठियो दूहो भलो भली मरवनरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। उक्त दोहा किस ग्रंथ की लोकप्रियता के संबंध में लिखा गया है? कीर्तिलता, वसंत विलास, ढोला मारूरा दोहा या फिर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो। तो देखिए 143 का जो है ढोला मारूरा दोहा हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जो दोहा ऊपर दिया गया है वो ढोला मारूरा दोहा से ही लिया गया है या फिर उसी के संबंध में कहा गया है। प्रश्न संख्या 144 देखिए, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? और हमारे विकल्प हैं प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त। तो समय ही वह रंग है ये किसने कहा है? कृष्णा सोबती जी ने कहा है। तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 देखिए, बाजार दर्शन निबंध के रचयिता का नाम बताएं। गजानन माधव मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार या फिर धर्मवीर भारती। तो देखिए बाजार दर्शन जो है किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 146, आलो आंध्री मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? और हमारे विकल्प हैं कन्नड़, तमिल, असमिया या फिर बांग्ला। तो जैसा कि आपको पता है आलो आंध्री जो है एक बांग्ला लेखनी है, तो यह बांग्ला भाषा में ही लिखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 147 कृष्णचंद्र कृत जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? उपन्यास, अंश, रेखा चित्र, संस्मरण या फिर हास्य व्यंग कथा। तो अगर आपने पढ़ा होगा जामुन का पेड़, तो एक हास्य व्यंग कथा है जिसमें एक जामुन के पेड़ के गिरने की वजह से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है और जामुन के पेड़ को काटने की बजाय इंसान जो है इंतज़ार करते हुए मर जाता है, क्योंकि वह पेड़ के नीचे दबा हुआ था। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्रश्न संख्या 148, वाममार्गी साधना पद्धति से अभिप्राय है? नाथ साधना पद्धति, सिद्ध साधना पद्धति, संत साधना या फिर सूफी साधना। तो वाममार्गी साधना पद्धति से हमारा अर्थ होता है सिद्ध साधना पद्धति। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 देखिए, 149, हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली कोई लिपि है तो वह देवनागरी ही है। यदि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है तो पहले देवनागरी लिपि को समृद्ध करना होगा। उक्त कथन किस विचारक का है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली कोई लिपि है वह देवनागरी ही है। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। प्रस्तुत कथन किस लेखक का है? रजिया सज्जाद जहीर या विष्णु खरे, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अंतिम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए ऊपर जो कथन दिया गया है यह किस लेखक का है? तो विष्णु खरे जी का यह कथन है। तो दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आज का पेपर लेवल तीसरा, यानी कि पीजीटी लेवल का पेपर था 2019 का।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके लिए बेल बटन को भी प्रेस कर लें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।